अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आसान तरीके से एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे बनाते हैं और इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम जो डाटा है वो कहाँ से हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें हमें एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में और ओनर्स इक्विटी के बारे में पता चलता है। हमारे पास कैश है 2 साल का, हमने यहाँ पे डाटा लिया है 2011 का, 31 दिसंबर 2011 का और 31 दिसंबर 2010 का। ये हमने क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊँगी जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। चूँकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 2011 का बना रहे हैं तो इसलिए हमारे पास 2011 31 दिसंबर और 2010 31 दिसंबर का डाटा है। कैश हमारे पास 2010 का है $2400, 2011 का है $3000। अकाउंट रिसीवेबल है $4000 और 2011 का है $3900। इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास 5000, 2011 की हैं 6000। उसके बाद इन सब को ऐड करने के बाद ये हमारे पास आया टोटल करंट एसेट, जो कि हैं हमारे पास 11,400 और 2011 की हैं 12,900। उसके बाद हमारे पास कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो कि हैं हमारे पास लैंड 2010 के हैं 10,000 और 2011 के हैं 19,500। इक्विपमेंट हमारे पास है 72,000 2010 के और 73,000 2011 के। इसके बाद हम अपने बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं, जो कि है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है, फिक्स्ड एसेट, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है। तो उसको यूज़ करने से तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन है। दिन ब दिन इसको इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसीलिए हम इसको फिक्स्ड एसेट में से माइनस करते हैं, जो कि हमारा इक्विपमेंट है। इसको हम 9500 माइनस करेंगे अपने 72,000 में से और 2011 में 14,000 हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। टोटल फिक्स एसेट को ऐड करने से हमारे पास टोटल एसेट्स आया है, वो हमारे पास है 83,900 2010 की और 91,400 हमारे पास 2011 के टोटल एसेट्स आए हैं। ये थे हमारे एसेट साइड्स। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, जो कि हैं सबसे पहले अकाउंट पेएबल 2010 की है 4,000, 2011 की है 2,900। टैक्स पेएबल भी हमारा लायबिलिटी है, वो भी हमारा 1,600 है और 2,000 है 2011 का। इन सब करंट लायबिलिटीज़ को हमने ऐड किया है तो हमारे पास 5,600 आया है 2010 का और 4,900 आया है 2011 का। ये हमारे थे करंट लायबिलिटीज़। अब हमारी जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ फिर वो हम इसमें भी ऐड करेंगे, जो कि हमारे बॉन्ड्स पेएबल 35,000। ये भी हमारा 2010 में 35,000 है और 2011 में 40,000। ये थी हमारी लायबिलिटीज़ के साथ हमारे पास ओनर्स इक्विटी भी होता है, जो कि हमारा है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उसमें है कॉमन स्टॉक की जो 2010 की वैल्यू है वो है $36,000 और 2011 की वैल्यू है $39,000। रिटेन अर्निंग हमारे पास 7,300 है और 7,500 हमारा 2011 का है। हमने अपने टोटल लायबिलिटीज़ को और अपने 2010 की और 2011 की टोटल लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी को ऐड किया तो हमारे पास आया है 2010 का 83,900 और 2011 का 91,400। ये जो हमारे पास था ये हमारा बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्योंकि हमने बोलता है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होता है, तो हमारी सेल्स थी $22,000। इसमें से हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया 17,500। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आया है 4,500। कुछ हमारे पास
अदर्स इनकम थे जो कि हमारी गेन ऑन सेल ऑफ लैंड थी, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए इसको हमने अलग से ऐड किया है, जो कि हमारे पास 1000 है। उसके बाद हमारे पास इनकम बिफोर टैक्स एक्सपेंस यानी कि 4500 जो कि हमारा ऑपरेटिंग इनकम था और 1000 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास $5500 आ गया। अब हमने इसमें से अपना टैक्स एक्सपेंस करना है, जो होता है वो लेस करना है। जो हमें $2000 दिया हुआ है, इसको 5500 को हमें 2000 में से माइनस किया तो हमारे पास 3500 नेट इनकम आई, जो कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके ऐड करनी है। ये था हमारे पास बैलेंस शीट का डाटा और इनकम स्टेटमेंट का डाटा, जो कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, जो कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, यानी कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया था और उन्होंने पे भी किया था, तो वो है हमारे पास $3300। लैंड वाज सोल्ड फॉर $1500, लैंड उन्होंने सेल की है कितनी, $1500 में। इक्विपमेंट वाज परचेज फॉर $1000, इक्विपमेंट उन्होंने $1000 का ख़रीदा है। बॉन्ड्स पेबल वर रिटायर्ड फॉर $5000, बॉन्ड्स भी उन्होंने पे करने थे जो कि हैं $5000। उसके बाद कॉमन स्टॉक वाज सोल्ड फॉर $3000। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारी इंफॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ $4500, यानी कि जो हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पड़ता है इससे हमारे कंपनी के कैश पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है $4500। इसके बाद द लैंड अमाउंट एंड द बॉन्ड्स पेबल अकाउंट इंक्रीज बाय 10,000 बिकॉज ऑफ नॉन एक्सचेंज कैश। उन्हें बोला है कि उन्होंने लैंड खरीदी है $10,000 में और बॉन्ड्स पेबल अकाउंट जिससे उनका इंक्रीज़ हुआ है $10,000 के साथ। ये थी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमने इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे पुट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं। उस पर हम सबसे पहले नेट इनकम लिखेंगे, जो कि $3500 हमें अपने इनकम स्टेटमेंट में हमें रिक्वायर था $3500, वो हमने जाकर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड किया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $4500 हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में $4500 हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो भी हमने जाके इसमें ऐड कर दिया। चूँकि डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस से कंपनी के कैश पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमने इसको कैश फ्लो में प्लस करना होता है अपने। उसके बाद है डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल, जो कि $100। ये हमारे पास कैसे आया ये हम चेक करेंगे जाकर अपने बैलेंस शीट में। हमारे पास बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल आपको नज़र आ रहा होगा, 31 दिसंबर 2010 का जो है 4000 और 31 दिसंबर 2011 का जो है वो है हमारा 3900। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास बाकी बचा $100। ये $100 हम जाके अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे और आप देखना ये है कि हमने इसको इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, वो हम चेक करेंगे कि 2010 में इसका अकाउंट रिसीवेबल था 4000, जो कि 2011 में कम होकर $3900 हो गया है, तो इसीलिए हमने इसको लिखना है डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल $100 के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल $100 के साथ लिख दिया। उसके बाद है इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ 1000। ये हमारे पास कहाँ से आया है ये भी हमने अपने बैलेंस शीट में जाकर देखना है। सो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में अकाउंट इन्वेंट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे, जो कि 2010 के हैं 5000, 2011 के हैं 6000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1000 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 5000 2010 में था और 2011 में बढ़कर 6000 हो गए, इसीलिए हम इसको लिखेंगे इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ कितनी अमाउंट के साथ, $1000 के साथ।
ये देखिए, आप देख रहे हैं इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री 1000 के साथ हमने लेस कर देना है। अब हमने इसको लेस क्यों किया, इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो बड़े हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको माइनस किया। उसके बाद है डिक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल $1100 के साथ ये हमारे माइनस हुए हैं। ये हमारे माइनस क्यों हुए हैं, क्योंकि डिक्रीज़ अभी अकाउंट पेएबल की भी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी साइड पे मिलती है। लायबिलिटी साइड पे देख सकते हैं आप अकाउंट पेएबल 2010 में हमारे पास 4000 थे, 2011 में हमारे पास 2900 हो गए। तो ये हमारे कम हुए हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा डिक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल कितनी अमाउंट के साथ, यहाँ पर आप दे सकते हैं 1100 के साथ हमने इसको माइनस कर दिया। उसके बाद इंक्रीज़ इन टैक्स पेएबल, इंक्रीज़ इन टैक्स पेएबल हमें $400 के साथ हमने इसमें इसको ऐड कर दिया। अब ये टैक्स हमें कहाँ से मिला, ये हमने जाकर देखना है अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टैक्स की अमाउंट है 400 टैक्स पेएबल। इसके बाद हमारे पास आता है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अब ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड की अमाउंट इन्होंने हमें कहाँ दी हुई है, इन्होंने ये हमें अपने आप यहाँ पर दे सकते हैं बैलेंस शीट में हमें मिला हुआ है। ये सॉरी बैलेंस शीट नहीं, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1000 हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसको हम जाकर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख देंगे। $1000 के साथ हमने इसको माइनस कर दिया। इन चूँकि हमारा यहाँ सेल हुआ है गेन हुआ है, तो हमें इसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं किया, लेस किया, क्योंकि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारे पास लॉस होता है हम इसको ऐड करते हैं, और जो हमारे पास गेन होता है हम इसको लेस करते हैं। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के बाद हमारे पास टोटल नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया $5400। इसके बाद हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखना है। ये हमारे पास कहाँ से आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड $1500। आप देखना ये है कि ये $1500 हमें कहाँ से मिला है। ये जाकर हम देखेंगे अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो इन्होंने हमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं लैंड वाज सोल्ड फॉर $1500। ये हमने जाकर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर इसको ऐड कर दिया। उसके बाद है परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट $1000। परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट की भी अमाउंट इन्होंने बैलेंस शीट में भी दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी $1000 इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया है। तो कैश हमारा गया है, तो इसीलिए हमने इसको माइनस किया है। $1500 और $1000 को माइनस किया तो हमारे पास जो बचा $500। ये $500 हमारे पास नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जितना हमारे पास कैश बचा है वो हमारे पास 500 है। उसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है डिविडेंड। हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हासिल हो सकती है, जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड $3300 के साथ। इसको भी हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे। क्योंकि हमने डिविडेंड पे किया है तो कैश हमारे पास कम हुआ है, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेएबल $5000 लेस करना है। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इजीली अवेलेबल होगी, जो कि बॉन्ड्स पेएबल वर रिटायर फॉर $5000 है। ये भी हमारे यहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा। ये भी कैश में कमी हुई है तो हमने इसको लेस कर दिया। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक, ये हमें रिसीव हुए हैं पैसे वो शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो वो हमारे पास $3000 हो गया। अब 3300 वो माइनस करना है 5000 में से और ऐड करना है $3000 को, तो हमारे पास नेट कैश यूज़ फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो $5300 आ गया। नीचे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा नेट इंक्रीज इन कैश।
ये हमारे पास कैसे आया है, नेट इंक्रीज इन कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश बचा वो $5,400, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश बचा $500 और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश यूज़ हुआ वो है $5,300। इन सब को कैलकुलेट करने से हमारे पास ओवरऑल कैश बचा 600। चूँकि ये पॉजिटिव है इसीलिए हमने बोला कि कैश में इजाफा हुआ है। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ही आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। उसके बाद हम अपने इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।